कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा तो भारत तिलमिला उठा। कंट्रोल लाइन पर जारियत करके 4 पाकिस्तानी जवान शहीद कर दिए। पाक फौज ने करारा जवाब दिया तो दुश्मन पसपा हुआ। कराची में वफाकी और सूबाई हुकूमतें सफाई मुहिम चला रही हैं, उसके बाद भी कायद का शहर साफ ना हुआ तो हमारे मुआशी इंजन का अल्लाह ही हाफिज। गुड मॉर्निंग, वेलकम। और ये जो नुसरत फतेह की आवाज़ में एक तो ऑब्वियसली बहुत सी मेमोरीज आ जाती हैं, ज़रा पुराने इनके ये गाने हैं, और दूसरा ये कि जो डिपिक्शन थी, मतलब दिल हिल जाता है। यू आर सडनली इनटू इट कि ये क्या हो रहा है। और अभी तक स्ट्रॉन्ग मेमोरी रिलेटेड टू द सॉन्ग। एक्चुअली आप देखिए कि 22 साल तो उस्ताद साहब को इस दुनिया से बिछड़े हुए हो गए। 22 साल पहले भी यही हालात थे कश्मीर के, आज भी हम वही बात कर रहे हैं। और आई स्टिल रिमेंबर स्कूल में मैंने एक टैब्लो किया था जिसमें यही कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम की बात की गई थी, उसे उजागर किया गया था और वो इसी नगमे पे किया गया और था। बिल्कुल अब ये तो हम स्पेक्टेटर्स हैं, हम तो देख रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा करें जो कश्मीर में लोग हैं जो कि ये बात करते हैं कि जनरेशन्स गुजर चुकी हैं और हमारा मसला यही है। आप ज़रा अंदाज़ा करें, थोड़ा सी देर ज़रा पुट योरसेल्फ इन देयर पोजीशन एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि आप वो ज़िंदगी जिएँ जो वो इस वक्त जी रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं और कश्मीरियों के हकूक़ पर डाके का मुकदमा सलामती काउंसिल में लग गया है और भारत से बर्दाश्त ना हुआ तो आलमी ताकतों की तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बारे में खबरदार कर चुके थे कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। दुनिया की नज़र उठाने से ये करने जा रहे हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, उसकी नज़र उठाने से इन्होंने आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान आज कश्मीर के मसले पर बंद कमरा मुशावरत करेंगे जिसमें गैर रुकन ममालिक को शिरकत की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ पूरी पाकिस्तानी कौम ने भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम और कश्मीरी एक हैं। मोदी ने अपने आइन पे खुदकुश हमला किया, अपनी सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की उसने तज़हीक की और मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। वक्त आ गया है कि दुनिया को ये फैसला करना पड़ेगा। आज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से जो आवाज़ उठ रही है वो क्या है? अदल इंसाफ वो चाहते हैं। क्या ये अदल इंसाफ है जो उनको मिल रहा है? उनके ऊपर गोली बरसा, अभी तो हमें पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। इसमें ना कोई पार्टी है ना कोई लीडर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो कश्मीर का कॉज है, इसमें और कुछ नहीं है। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन ने भी भरपूर तरीके से यौम सियाह मनाया। कल अगर इजलास में हमें ये बताना चाहिए कि हमारे कश्मीरी जो हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल इस पार हैं, जो आजाद कश्मीर में हैं, और गवर्नर कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हर पाकिस्तानी हर किस्म की कीमत अदा करने को तैयार है कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा नाजुक सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग का सिलसिला बढ़ा दिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वालों में नाइक तनवीर, लांस नाइक तैमूर और सिपाही रमजान और शिराज शामिल हैं। पाक आर्मी ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जिसके नतीजे में 5 भारतीय फौजी मारे गए जबकि कई जख्मी हुए और बंकस को नुकसान पहुंचाया गया। दफ्तर खारिजा में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज भी किया गया है। मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसी पे बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। दिफाई तज्जिया कार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि भारत आज़ाद कश्मीर में शरंगेज़ी कर सकता है और फिर हमने देख ही लिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये सब कुछ हुआ। क्या पाकिस्तान को भारत की जानिब से और भी खतरनाक वार के लिए तैयार रहना चाहिए आपके ख्याल में?
ये जैसे कर्फ्यू उठेगा तो भारत को ये अंदाज़ा है कि वहाँ पे एहतजाज, बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज शुरू होगा, और वो होगा, लाजमी बात है। जब लोगों के आप हकूक़ खाते हैं तो उस सूरत में नज़र ये आता है कि भारत ताकत से उनको कुचलना चाहेगा। पहले भी वो करता रहा है, लेकिन अब चूँकि उसने फ़ौज की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है तो ख़तरा इस बात का है कि वहाँ पे हो सकता है कुछ तो खून हो, कत्ल व गारत भारत करे, गारत करी, जिससे ज़रूरत होगी उसकी तवज्जो हटाने की। दुनिया देखती है, लिहाजा पहले ही भारत के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। तो अब जब ये इस तरह के वाक़यात होंगे और ह्यूमन राइट्स वायलेशन बड़े पैमाने पे होगी तो भारत नहीं चाहेगा कि अक़वाम आलम की तवज्जो उस तरफ हो, जिससे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो। लिहाजा वो कोई महाज खोलने की कोशिश करेगा, और उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस की इत्तलात थी उसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि वो आज़ाद कश्मीर में किसी इलाके पे, किसी जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर सकता है। उस कोशिश से चुनाचे के ऊपर एक जंग की सी कैफियत पैदा होगी। जन साहब, ये बताइएगा कि भारत पर जिस तरह से आलमी दबाव बढ़ रहा है, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी वही दबाव हटाने की कोशिश लगती है अपेरेंटली। क्या इस तरह भारत कुछ हासिल कर सकता है? भारत वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरों को LOC पे आने नहीं देता। वो दिल्ली में एक तरह के मुक़य्यद है, उनको दिल्ली में रखा हुआ है। ये वो चीज़ है जो हमें उठानी है वहाँ पे, और हमें ये कहना है दुनिया को कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर वहाँ मौजूद हैं किस काम के लिए? अगर मुबस्सर इस काम के लिए कि वो दिल्ली में कैद रहें तो फिर उनका फ़ायदा नहीं, उनको तो आगे होना चाहिए। लिहाजा भारत के ऊपर ये एक तरह से आप कह लीजिए कि वाज़े तौर पे भारत को पैगाम देना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि उनको बता दें कि मुबस्सरों को आगे जाने दें ताकि तहकीकात हो सके। अगर ये काम हो जाता है और मुबस्सर वहाँ पे भारत की चीरादस्तियाँ और भारत की ये जो रोज़ की वायलेशंस हैं उस पर रिपोर्ट मुरतब करके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भेजते हैं तो भारत पे दबाव आएगा, क्योंकि उसका जो उसके अज़ाइम है वो बेनकाब होंगे। आज वो छुप छुपा के काम कर रहा है, मुबस्सर वहाँ होते नहीं और बच निकलता है। लेकिन ये दबाव आएगा अगर पाकिस्तान इस चीज़ को लाने में कामयाब हो जाए और मुबस्सर वापस वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे आने शुरू हो जाए भारत की साइड से, तो मेरा ख्याल है कि फिर उस पर दबाव आएगा। और ये फिर वहीं भारत कर रहा है LOC के ऊपर ये काम। सर, हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की जानिब से सफारती सतह पर भारत को ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है और अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत पर दबाव मज़ीद किस तरह बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये दो तरह का दबाव, एक तो मिलिट्री रिस्पांस चाहिए। पाकिस्तान हमेशा मिलिट्री रिस्पांस मैचिंग देता रहा है, बल्कि बेहतर देता रहा है, और आइंदा मेरा अपना अंदाज़ा है कि इससे भी बेहतर होगी। जब लगातार भारत का नुकसान होगा, जब उनको अंदाज़ा होगा कि वो पाकिस्तानी साइड पे अगर एक आदमी शहीद करते हैं तो उनके 3 मारे जाते हैं, 4 मारे जाते हैं, तो एक तो ये ऐसी चीज़ है जिससे कि एक खौफ का आलम पैदा होता है, जिससे उनको एहसास होगा कि ये नुकसान हमारा भी इतना हो रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा, आलमी दबाव की बड़ी ज़रूरत है, और आलमी दबाव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब होने जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हो रहा है, वो दबाव के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उस पर जितनी भी हम मेहनत करें, अपना केस मजबूती से पेश करें। वहाँ हमें ये वाज़े करना चाहिए कि भारत इस तरह की हरकतें करता रहा है, यहाँ पे जानी नुकसान होता रहा है, और ये सूरत हाल बिगड़ के एक बड़ी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। हमें आलम को तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुएब हमारे साथ मौजूद थे। अमजद शुएब साहब, आपका अभी हम इसी पे और बात करेंगे, और इंसानी हकूक़ की पामाली जो हो रही है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, उसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। बिल्कुल जी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं उस पर भी जिक्र करना चाहिए। ऑल्दो जितनी रिपोर्ट्स निकल रही हैं उसके बारे में दुनिया में बात हो रही है, लेकिन व्हाट डज इट ऑल मीन? इंसानी हकूक़ के कारकुन और माहिर कानून स्वरूप एजाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। स्वरूप, ये बताइएगा, पाकिस्तान की भरपूर और मुसलसल कोशिशों का नतीजा सामने आ रहा है। सलामती काउंसिल में कश्मीरियों के हकूक़ पर डाके का मुकदमा जो है वो आज सुना जाएगा। पाकिस्तान को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, पहले तो ये बता दें। इस पे ज़रूर ये बात होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर 7 है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका आर्टिकल 39 है, उसके अंदर बात होनी चाहिए जहाँ पे थ्रेट ऑफ ब्रीच ऑफ पीस हो, ऑफ एग्रेशन हो, और उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, और बहुत सी और लीगल ऑप्शन हैं। लेकिन एक बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि दिस इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। यहाँ पे ये कामयाबी है
इससे गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, बहुत अहम गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है। उससे क्या नताइज फ़ौरन निकलते हैं वो हम नहीं जानते शायद, लेकिन ये गुफ्तगू होना सलामती काउंसिल में ये एक कामयाबी है इन इटसेल्फ। और अब हमारा टेस्ट ये है कि हमने ये गुफ्तगू जारी रखनी है सलामती काउंसिल में भी, ब्रॉडर अक़वाम मुत्तहिदा में भी, और बाकी आलमी सतह पर बस तमाम फोरम्स पे। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज कर ज़रूर करनी चाहिए और तय कि ये बात कोई हफ्तों या दिनों की नहीं है। सरूप साहब, ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, उस पर आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से भी अभी तक ठोस एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। क्या बात बयानात तक ही रहनी चाहिए या कुछ और भी हो सकता है इससे आगे? एक बुनियादी दिक्कत जो है उसमें, जिसको हाईलाइट किया जा रहा है और हाईलाइट करने की ज़रूरत है, वो ये है कि वहाँ पे मीडिया को या इंसानी हकूक़ की तंजीमों को एक्सेस नहीं दी जाती और वहाँ पे ब्लैकआउट रहता है। अब तो मुकम्मल ब्लैकआउट है, लेकिन आम हालात में भी वहाँ पर एक कर्फ्यू की तरह की फ़िज़ा होती है जहाँ पे ये इजाज़त नहीं दी जाती। तो ये इजाज़त मांगनी, ये ट्रांसपेरेंसी मांगनी, इसके लिए और ज़रूरत है। जहाँ तक बात है कि क्या सिर्फ ये बयानात की हद तक जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी रिपोर्ट्स इस पे हुई हैं जो बहुत डिटेल में, जहाँ पर ये साबित किया गया, ना सिर्फ ये साबित किया गया है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, बल्कि वो कैसे की जाती हैं और वो क्या फैक्टर्स हैं जो इनेबल करते हैं इस किस्म की इम्प्यूनिटी को। और इस तरह का प्रेशर जो है वो जारी रखना, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया को ये बावर कराना कि जो कश्मीर में हो रहा है, जिस तरह फ़लस्तीन में या रोहिंग्यास के साथ बर्मा में हो रहा है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ये भी हम आपसे बात करना चाहेंगे कि दुनिया भर में कश्मीरी जो हैं लोग वो मुजाहरे कर रहे हैं, कश्मीरियों के लिए मुजाहरे हो रहे हैं। लंदन में तारीखी मनाजिर देखे गए। क्या आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में हमें इस तरह मदद मिल सकती है और एंड इज़ इट इनफ? आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में हमें इस तरह मदद ज़रूर मिल सकती है। देखिए, जो इस सारी कोशिश का जो महवर है, जो इज़म्पशन है, वो ये है कि जब इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा, जब ये ख़बर पहुंचाई जाएगी अक़वाम आलम तक, दुनिया के लोगों तक, कि कश्मीर में क्या हो रहा है और किस किस्म की संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो लोग जो हैं वो एक्ट करेंगे। और जब लोग एट अ पर्सनल लेवल, एट एन इमोशनल लेवल ये फ़ील करते हैं, तो वो लोग अपनी हुकूमतों से डिमांड करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए। और इसमें वक्त लगता है, आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में भी वक्त लगता है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा वॉर होती है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई जाती है लोगों को कि भाई वो दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग दानिस्ता तौर पर इन्फॉर्मेशन वो जो है उसको देखना नहीं चाहते, लेकिन पास्ट में भी वर्क करता है। बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स वॉच, इंसानी हुकूक के माहिर और कारकुन। बिल्कुल, अमजद शोएब साहब से भी बात हुई, सरूप एजाज से भी बात हुई। बेसिकली टू ब्रिंग अटेंशन ऑन द कॉज ऑफ कश्मीर आपको हर फोरम इस्तेमाल करना है। और जिस तरह रिस्पॉन्सेज की भी अमजद शोएब साहब भी कह रहे थे, देयर इज़ अ मिलिट्री रिस्पॉन्स जो कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में भी देखा है, एंड देन देयर आर डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज एज वेल। और अगर दुनिया में ये मुजाहरे हो रहे हैं जो कि आप लिटरली हर शहर में देखें, कल न्यूयॉर्क में इंडियन एम्बेसी के बाहर भी मुजाहिरे थे, हमने लंदन से भी देखे, बरतानिया से भी हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो हो ही रहे हैं। सो पीपल आर टॉकिंग। इंशाल्लाह हम भी इसका ऑब्वियसली हम इस टॉपिक तो हम इसको कहेंगे नहीं, ये तो कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम बसते हैं एक दूसरे में, लिहाजा ये सोचना कि बिल्कुल हम 2 मिनट बात करके इसके बारे में खामोश हो जाए, ये तो होने नहीं वाला। और इतने ही प्रेसिंग अंदाज में हुमा अगर हम ये बात जारी रखें और लगातार और तवातुर के साथ जारी रखें, तो आई एम श्योर कि दुनिया पर अब प्रेशर इस हद तक बढ़ गया है और ये प्रेशर और मजीद बढ़ता चला जाएगा कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल सकेगा इंशाल्लाह। और आज देखते हैं कि क्या होता है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अहम इजलास में, जिसमें परमानेंट मेंबर्स शिरकत कर रहे हैं। लेट्स सी, दैट इज इंडीड अ ग्रेट डेवलपमेंट ऑन पाकिस्तानी साइड के दोबारा से ये मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जा रहा है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि हम आपके सजेशंस फॉलो नहीं करते, कुछ लोगों का आया है, तो रेस्ट एश्योर्ड भाई हम तो इधर ही हैं, हमने कहाँ जाना है, हो जाएगी आपकी बात भी।
अच्छा जी, सियासी बयानात भी दें, कश्मीरियों के हकूक़ की मुहिम भी बढ़ चढ़ कर चलाएं, लेकिन शेख रशीद साहब ट्रेनें भी चला लें। ये हम आपको कितने अरसे से कह रहे हैं। अवाम परेशान है, कुछ तो ख्याल करें। बारिशों और ट्रेन के हादसात के बायस पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम बहाल नहीं हो सका है और कराची आने और जाने वाली ट्रेनें मुसलसल ताख़ीर का शिकार हैं। रोज़ रेलवे हुक्काम की जानिब से यह ऐलान कर दिया जाता है कि ट्रेनें मुकर्ररा वक्त के घंटों बाद रवाना होंगी, लेकिन जब इसकी वजह पूछी जाए तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। और 8-10 घंटे की ताख़ीर तो अब मामूल सा बन चुकी है और इंतहाई महंगी और लग्जरी ट्रेनें भी इसी ताख़ीर की ज़द में हैं। मुसाफिरों को कई कई घंटे स्टेशन पर गुजारने पड़ रहे हैं और कोई मालूमात देने वाला भी नहीं होता। असल में तकलीफ़ और ज़्यादा होती है इसलिए क्योंकि आपने एक सेट मुकर्ररा वक्त पर स्टेशन पहुँचना होता है। अगर आप खुदा न खास्ता बगैर टेलीफोन किए यही एक्सपेक्ट करते हुए कि ट्रेन टाइम पर चल जाएगी, स्टेशन पहुँच गए तो आप प्लेटफॉर्म पर घंटों गुजारने पर मजबूर होते हैं। 10-10 घंटे आप इंतज़ार कर रहे हैं और प्लेटफॉर्मों की माशाल्लाह जो हालत ज़ार है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है और अब आवाम के लिए ये अजाब की सूरत हाल में निकल रहे हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत तो थी खैर, ये मुतादिद ट्रेनें चलाने का नतीजा है या क्या कहें, या कुछ और मसले मसाइल हैं। शेख साहब से जब हमारी ईद पर मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था कि ईद तक ये मामला जो है ना वो सेट हो जाएगा, तो उन्होंने लेकिन ईद पे भी लोगों को शदीद अजियत से गुजरना पड़ा है और ईद पे टाइम पे घर ना पहुंचना। उनका कहना था कि 2 महीने तक, उनका ये फिगर था, उन्होंने दिया था कि 2 महीने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वी आर वॉचिंग, ऑब्वियसली वी आर वेरी कंसर्न कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक तरह चले। ज़रा ज़्यादा पूछते हैं इसके बारे में और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। अमीन हफीज़, आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े भी हैं, एक तो प्रेजेंट सूरत हाल बता दें और ये मामूल सी बात हो गई है कि ट्रेनें 5-10 घंटे तो डिले हो ही रही हैं। जी हुमा, आपने दुरुस्त कहा, जहाँ तक ट्रेनों की औकाते कार है चलने और मंजिल पर पहुँचने का, वो आज इस वक्त तक की भी सूरत हाल ये है कि ट्रेनें 1 घंटे से 8 घंटे तख़ीर का शिकार हैं। जना एक्सप्रेस जो कराची से चल के लाहौर पहुँची है, ये 1 घंटा 20 मिनट तख़ीर से अभी लाहौर पहुंची है, इसलिए सुबह पहुंचना था। शालीमार एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर, जिसको कल रात 12 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुंचना था, वो आज सुबह 8:15 पे आई है। मतलब शालीमार ट्रेन आज सुबह भी 8 घंटे 15 मिनट तख़ीर से आई है। इस वक्त अगर मैं मुख्तलिफ ट्रेनों का जिक्र करूं जो तख़ीर का शिकार है, उसमें जना एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन कराक्रम ये 2 घंटे लेट हैं। 3 घंटे जो ट्रेनें लेट हैं उनमें तेज़गाम है, इलामा इकबाल एक्सप्रेस है, और जो ट्रेनें 6 घंटे अभी आज मंजिल पर पहुंचेंगी उनमें कराची एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस है। अच्छा, अमीन हफीज़, बिल्कुल शाह हुसैन जी, अमीन हफीज़, ये तो आपने पूरी लिस्ट कर दी, यानी बेसिकली हर चीज़ ही डिले है। वजह बता दें, क्योंकि मुसाफिर भी जब स्टेशन जाके वजह पूछते हैं तो उनको कुछ बताया नहीं जाता। आपको क्या वजह नज़र आ रही है, आपको क्या बताया गया है? हुमा, अगर तो टेक्निकली आप देखें, टेक्निकली ये होता है कि रेलवे के पास जितनी ट्रेनें हैं वही चलाई जानी है। जब आपने अपना रिज़र्व निकाल के वो भी नई ट्रेनें चला दी तो रिज़र्व तो ख़त्म हो गया। अब जो ट्रेन लेट आएगी वो लेट ही जाएगी। अब अगर शालीमार एक्सप्रेस जो है वो रात 8 बजे आई, रात 12 बजे की बजाय सुबह 8 बजे आई, 8 घंटे तख़ीर का शिकार है। इन्होंने क्या किया, एक नई ट्रेन इनके पास थी, इन्होंने 8 घंटे इंतज़ार करने की बजाय उसको सुबह अपने टाइम पे चला दिया, एक्स्ट्रा ट्रेन को। जो एक्स्ट्रा ट्रेनें थी वो तो इनके पास ख़त्म हो गई हुई हैं नई ट्रेनें चलाने से। ये कहते हैं कि हादसात हो जाएं या कराची में जैसे पिछले दिनों कराची डिवीज़न में बारिशें हुई हैं, उससे भी ट्रेनों का निज़ाम जो है वो। शेख साहब से हमारी भी मुलाकात हुई थी अमीन ईद पे, वो भी ज़रा पुरुम्मीद थे कि चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा। एक तो वॉशिंग लाइन वो कह रहे थे नहीं बन जाएगी तो उससे भी मसला हल हो जाएगा। बता दें आपको क्या बताया गया है अफसरान की तरफ से कि कब तक ये मामूल पर आ जाएगी सूरत हाल, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये इंतजार शायद कम हो जाए प्लेटफॉर्म पे अगर कोई इंक्वायरी पे, रेलवे इंक्वायरी पे इन्फॉर्म करने वाला हो या SMS भेजने का निजाम मौजूद हो कि भाई आपकी ट्रेन 8 घंटे लेट है, बताता कोई नहीं है, फोन करें उठाता कोई नहीं है, तो ये और मुसीबत हो जाती है। जी अब्दुल्ला, आप सही फरमा रहे हैं कि ट्रेनें अगर लेट हो रही हैं, मतलब लेट क्यों हो रही हैं वो वजह बता दी गई। ट्रेनें कब दुरुस्त हुई आपने ये पूछा,
रेलवे ने क्या किया, चुपके चुपके खामोशी से ईद वाले दिन 3 ट्रेनें मंसूख कर दी, टरू वाले दिन 2 ट्रेनें मंसूख कर दी। मकसद ये था कि ये जो बड़ी बड़ी ट्रेनें इन्होंने मंसूख की ईद के दिनों में, ये ट्रेनें औकाते कार पर आ जाएंगी। लेकिन अगर आज हम यहाँ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि 1 से 8 घंटा ट्रेनें तखीर का शिकार हैं, तो मतलब इनसे टेक्निकली रेलवे ऑपरेशन संभाला ही नहीं जा रहा। और जो आपने इत्तलात की बात की है, तो आज तो हर बंदे के पास, इवन हाकरूब के पास भी मोबाइल फ़ोन है। उसको अगर कोई डांटे कि आज आप नहीं आए, लेट आए हो, क्या वजह है, वो कहता है भाई साहब आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, आप मेरे फ़ोन। जी अमीन हफीज़, एक और चीज़, क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली हमारी शेख साहब से बात हुई है, शेख रशीद से, तो उनका भी ये कहना था कि भाई इतनी ज़्यादा चल रही हैं ट्रेनें कि वो वॉश होने का, जिसका हमें बड़ा खदशा था कि बिल्कुल गंदी हालत में ट्रेनें जा रही हैं। तो कह रहे थे कि जी टाइम नहीं है, एक और वॉशिंग लाइन बनानी पड़ेगी। तो जो रफ्तार आप बता रहे हैं इसमें तो बिल्कुल ही सफाई नहीं होती होगी ट्रेनों की। बात ये है, अगर आपके घर में 20 मेहमानों का बर्तन मौजूद हों और आप घर में 40 मेहमान बुला लें और क्रॉकरी वाले से, टेंट वाले से आप एक्स्ट्रा बर्तन भी ना लें, तो मेहमान क्या होगा, एक ही प्लेट में चावल खाएंगे, उसी में सालन डालेंगे और उसी सालन वाली प्लेट में ही स्वीट डिश खाने पर मजबूर होंगे कि हुमा के घर में एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ऐसे ही किया कि ट्रेनें चला दी, धोने की जगह है कोई नहीं, अब ट्रेनें ज़्यादा हो गई, जबरदस्त एनालॉजी आपने माशाल्लाह बयान की है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन हफीज। थैंक यू अमीन हफीज। आप कैटर कर सकती हैं 40 बिल्कुल ही, और खासतौर पे अमीन हफीज से पूरे पाकिस्तान को फिर बता देना है कि क्या हो रहा है। बट अमीन हफीज एक्चुअली जो एग्जांपल देते हैं ना, उससे आपको बात की समझ आ जाती है। यस, सो लिहाजा बॉटम लाइन ये है कि ओवरलैपिंग स्केड्यूल्स चल रहे हैं, टाइम पे चीज़ें पहुंच नहीं रही, ट्रेनें डिले हो रही हैं, सफाइयाँ हो नहीं रही, तो वो निज़ाम जो है इट रियली नीड्स सम ओवरहॉलिंग। अगर ये ट्रेनें मैनेज तो जब होंगी प्लीज लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू कर दें कि वो अपने घरों में, अपने होटल में, अपने मुसाफिर खानों में जहां बैठे हैं ना, और बैठे रहें, वो स्टेशन पे आके प्लेटफॉर्म पे खार ना हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी अजियत है। एंड वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि जब आप ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट या जहां बस स्टेशन जहां भी आपने पहुंचना होता है ना, आप बड़ी देर से और दूर से निकले होते हैं, तो और फिर आप जाके उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जो कि आपका वेटिंग ग्राउंड है, फिर आगे आपको ट्रेन या जहाज लेना होगा। तो लिहाजा इनको पहले ही इन्फॉर्म कर दें ताकि घरों से ना निकले 10-10 घंटे। ये निज़ाम बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है ना, कि जो भी टेलीफोन नंबर टिकट के साथ दर्ज है उन्हें SMS आना शुरू हो जाए कि अब आपकी ट्रेन 1 घंटा लेट है, अब आपकी ट्रेन 2 घंटा लेट है। प्लीज ये करें। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपको बताएं कि कराची की सफाई मुहिम का क्या किया आपने? की बात कर रहे हैं ना, वही तो आपको बता रहे हैं। ये कराची में वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत ने भी सफाई मुहिम, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शुरू कर दी है। जो भी ये काम कर दे वो जीत कराची वालों की ही होगी डेफिनेटली, और दुआ है कि दोनों को कामयाबी मिले इंशाल्लाह, आमीन। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ब्लू जैकेट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम को मुतारिफ कराने का मकसद ये है कि शहरी कचरा उसकी असली जगह पर फेंकें, खुली जगहों पर ना फेंकें। प्रोग्राम का मकसद किसी किस्म की गंदगी सड़कों गलियों में फेंकने के खिलाफ आगाही पैदा करना है। तहाँ फिलहाल ब्लू जैकेट के 600 रजाकार जिला जनूबी में, सिर्फ जिला जनूबी यानी डिस्ट्रिक्ट साउथ में रजिस्टर्ड हैं। सुनिए क्या कहा गया CM की तरफ से। इसका मोटो है से नो टू लिटरिंग, वो शुरू करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट साउथ से शुरू कर रहे हैं, और जैसे बहरोज भाई ने बताया कि यहाँ नहीं रुकेंगे, पूरा कराची, पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान आमद करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे। और आपको याद दिला दें कि इससे पहले वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी शहर कायद को साफ़ करने की मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं, और इस मुहिम के पहले मरहले में 6 बड़े नालों की सफाई का आगाज़ किया गया था। वफाकी वज़ीर जो है वो FWO के साथ मिलकर शहर को साफ करने की मुहिम पर है, फेडरल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। और अब सिंध हुकूमत भी एक ही ज़िले में सही लेकिन मैदान में आ गई है। दोनों ही काम काबिल सताइश है। शहरी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा
डालें तो कराची का यकीनन भला होगा, लेकिन बारिश के बाद जो हशरुआ है ना, उस पर तो वैसे सबको होश के नाखून लेने चाहिए। एंड आई स्टिल थिंक कि किसी भी किस्म की वन टाइम मुहिम इस शहर को साफ नहीं कर सकती। दिस सिटी नीड्स अ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ इट्स ओन, सस्टेनेबल वन, जो चलता रहे, नॉट के जी 4 दिन 6 दिन या इवन महीना काम किया और उसके बाद नो, इट नीड्स अ रनिंग मशीनरी जिसका काम ही बस ये करना हो, बिकॉज ऑब्वियसली लोग तो गंदा चाहेंगे, like every other city in the world. एब्सोल्युटली। अच्छा जी, सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सईद गनी साहब, सूबाई हुकूमत ने कराची की सफाई की मुहिम शुरू की है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके टारगेट क्या हैं और डेडलाइन क्या रखी गई है, ज़रा ये बता दें। कराची शहर में तकरीबन 3 दिनों में कोई 46,000 टन जो है वो आलाइशें उठाई गई हैं, और इसको अगर आप देखें तो औसतन तकरीबन ये 15,000 टन जो है वो बनता है। और कराची में रोज़ाना का जो कचरा जनरेट होता है वो भी तकरीबन 12-13,000 टन होता है। तो अगर 12,000 आप वो मिलाएं, 15,000 ये मिला लें, तो 27,000 टन रोज़ाना कराची से उठाना कचरा कोई आसान काम नहीं था। बहुत बड़ी तादाद में तो ये चीज़ें सारी उठ गई हैं, लेकिन आइसोलेशन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शिकायत आ रही हैं, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। और अगले 1-2 दिन में जब ये आलाइशें उठाने का सारा सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा और कहीं कहीं जो बैकलॉग है उसको हम क्लियर कर लेंगे, तो शायद फिर हम रूटीन का जो एक ऑपरेशन जो हमने शुरू किया हुआ था उसको तेज़ करेंगे। तो उस ऑपरेशन का मकसद ये था, मुहिम का मकसद ये था कि कुछ इलाके जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास नहीं हैं और वहाँ कचरे का काफ़ी बैकलॉग था, उसको किसी तरह से साफ़ करने में हम उन DMCs की मदद करें। ये काम बेसिकली DMCs का था, तो हमने उनकी मदद की है, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बेहतरी आई है उसके अंदर, और ये हम जारी रखेंगे जब तक हम अपना बैकलॉग ख़त्म नहीं कर लेते और उसके साथ साथ जो रोज़ाना का कचरा उठान है उसको मज़ीद बेहतर नहीं कर लेते। हनी साहब, अब यही सवाल है कि एक दफ़ा साफ़ अगर शहर हो भी जाए तो इसकी सफाई के बाद मुस्तकिल निज़ाम की ज़रूरत तो फिर भी रहेगी। इसके लिए सिंध हुकूमत ने क्या सोचा है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि ज़ाहिर है कचरा उठाना और शहर को साफ़ सुथरा रखना एक कंटिन्यूस और ऑनगोइंग काम है। उसको हम किसी भी वक्त ये नहीं कह सकते कि हमने ये ख़त्म कर लिया या मुकम्मल कर लिया है, ये काम चलता रहता है। एक मरबूत निज़ाम बनाने के लिए ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कायम किया गया था और उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ प्राइवेट पार्टीज़ को ये काम सबमिट किया गया। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने काम बेहतर किया है, 1 में वो सही नहीं कर पाए, 2 में अभी तक कोई कंपनी आई नहीं है, वो हम प्रोसेस में है, उसको मुकम्मल कर लेंगे। दूसरी बात यह कि जहाँ जहाँ इस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं जिनको ये काम दिया गया है, तो उस पूरे काम को 100% सेटल होने में या हर चीज़ को ऑन ग्राउंड आने में कहीं कहीं तो बहुत सारे महीने लगते हैं, कहीं 1-2 साल भी लग जाते हैं सारी चीज़ों को नॉर्मल होने में। तो अभी भी जिन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो सारे काम नहीं कर रही हैं। तो उन तमाम स्टेप्स जो होते हैं कचरा उठाने के, जब तक वो उस पर पहुँच जाएंगी और एक पूरा निज़ाम मुकम्मल हो जाएगा, तो ही मैं ये कह सकूँगा शायद इत्मीनान से इस कचरे को डिस्पोज़ साहब जी। पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से इस शहर की हुक्मरान है ऑब्वियसली, और ऐसा क्यों है, ये हम एक दफ़ा फिर आपसे पूछना चाहेंगे, हर किसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब वफाकी हुकूमत ने अपनी सफाई मुहिम का ऐलान किया तब भी आपको भी खुद सफाई करने का ख्याल आया, तो ऑब्वियसली ये सवाल तो उठता ही है। फिर उन्होंने पहले शुरू नहीं किया, हमने एक कंपेन उससे पहले शुरू की थी और बीच में फिर उन्होंने भी शुरू कर लिया। लेकिन अच्छी बात है अगर वो ऐसा काम करते हैं जिससे कराची के शहर में कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि तय ये हुआ था कि ये जो क्लीन कराची कैंपेन है, इसमें जब ये नालों से कचरा निकालेंगे या नालों के पास जो कचरा उसको उठाएंगे, उसको ये डिस्पोज ऑफ करेंगे, डंप करेंगे जो लैंडफिल साइट्स हैं कराची की 2 वहाँ पर। और मैं आज तक आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रक भी लैंडफिल साइट तक नहीं गया है। ये तमाम का तमाम कचरा जो ये क्लीन कराची कैंपेन में उठा रहे हैं, वो एक जगह से उठाकर कराची शहर की मुख्तलिफ़ जगहों पर डंप कर रहे हैं, और ये बहुत ख़तरनाक बात है। इससे आप कराची को क्लीन नहीं कर रहे हैं, इससे कराची में मज़ीद गंदगी फैलेगी। और पहले तो शायद एक नाले के साथ साथ कचरा पड़ा था या नाले में कचरा पड़ा था,
अब उस नाले में से निकलने वाले आप शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठीक है सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फिक्सिट के बानी आलमगीर खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका आलमगीर, आपने वक्त दिया। आलमगीर, हम इससे पहले भी सईद गनी साहब से बात कर रहे थे, आपके साथ साथ ज़ाहिर है सिंध हुकूमत भी सफाई मुहिम चला रही है, वफाक तो काम कर ही रहा है, अली जैदी साहब ने इनिशिएटिव जो लिया था, क्या दोनों हुकूमतों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है या बस अपनी धुन में सब काम कर रहे हैं? और नहीं, याद रहे इस मुहिम का बैकग्राउंड ये है कि मेयर कराची ने ख़त लिखा था हमारे मिनिस्टर को, बैरी अमूर के, अली जैदी को, और उन्होंने कहा कि आपकी मदद चाहिए वसाइल की मद में कराची की सफाई के लिए। जब ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उन्होंने उनकी एक जॉइंट टीम बनी और वज़ीर आज़म की तरफ से टास्क दिया गया अली जैदी साहब को। इसी दौरान अली जैदी ने CM सिंध से रब्ता किया, उनको सपोर्ट का कहा और उनसे सपोर्ट मांगी बदले में। और आज आपने देखा कि जो वज़ीर बल्दियात है नासिर शाह साहब, वो भी इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और पूरी सपोर्ट का उन्होंने यकीन दहानी कराई। और अली जैदी के साथ साथ वो आगे हैं, वो जगहों के विजिट्स भी कर रहे हैं। अच्छा आलमगीर, इस मुहिम के दौरान कहीं कहीं महसूस हुआ कि हुकूमती वसाइल कचरे के मसले के हल के लिए नाकाफ़ी पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि मज़ीद मशीनरी और वर्कर्स के लिए कुछ करना पड़ेगा? आप लोग कुछ कर रहे हैं इस बारे में? देखिए, एक चीज़ समझे, ये कचरा एक तो डेली प्रोड्यूस होता है, ये 12 से 13 हज़ार टन कचरा डेली प्रोड्यूस होता है और लैंडफिल पे जो जा रहा है हार्डली 5 से 6 हज़ार टन जा रहा है, बाकी सब सड़कों पर है। तो एक तरफ तो, और फिर इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग है जो नालियों की नज़र होकर समंदर में जा रहा है। तो बुरा हाल है और ये पिछले 10-15 साल से यही हाल है, जब से लोकल बॉडीज़ की इंतज़ामिया को उनसे इख्तियारात ले लिए गए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमती वसाइल कभी कम नहीं होते, कमी सिर्फ विल की होती है और नियत की होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह विल नज़र आ रही है और नियत मैं ये कहूँगा चूँकि जॉइंट एफर्ट है तो एक साफ नियत नज़र आ रही है। अगर तो क्रेडिट लेने का चक्कर होता है, इस शहर ने ये क्रेडिट लेने के चक्कर में बड़ा जो है वो खोया है, बड़ा मुतासिर हुआ है ये शहर। एक पार्टी ने अपना क्रेडिट लेना है, दूसरी पार्टी ने अपना लेना है, वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में अवाम सफ़र कर रही होती है। तो अब चूँकि ये जॉइंट एफर्ट है, मैं फिर से कहूँ सब ने जान मारनी होगी, सबकी जीत है और अगर ये नाकाम तो सबकी हार है। अच्छा, शहरी का इंटरेस्ट आपसे पूछ लेते हैं, जिस रफ्तार से काम हो रहा है, आप कराची के आवाम को कुछ बता सकेंगे कि कब तक हम शहर को साफ सुथरा देख पाएंगे? जो प्लानिंग का अमल है, जो अभी सारी चीज़ें लाइन अप की जा रही हैं, वो अली जैदी साहब ही उसको लीड कर रहे हैं, उसको सारा ऑर्गेनाइज वो ही कर रहे हैं, तो वो ही इसका टाइम फ्रेम दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कह दूं कि 90 दिन भी काफ़ी नहीं है और सफाई एक रेगुलर मुस्तकिल अमल है। जो भी काम इस कैंपेन में किया जाए वो सस्टेनेबल अप्रोच के साथ किया जाए कि बाद में वो सस्टेन करे चीज़, बाद में वो रेगुलर बेसिस पे सफाई हो उसकी। आज नाले में कचरा आ रहा है, जबकि कचरे की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़िम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दी है। $26 से $28 ईच टन वो चाइनीज़ जो सिंध गवर्नमेंट को चार्ज कर रहे हैं। तो क्यों कचरा आ रहा है नाली नदियों में और वो कचरा जा रहा है समंदर में, और फिर 50 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं हमारी KMC को इसकी सफाई के लिए। तो क्यों बारिशों में ये पानी सारा आ गया आबादी में? तो जहां मैं फिर से कहूँ वसाइल की कमी नहीं है, कमी है विल की, कमी है कि उस लैक ऑफ इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट नहीं नज़र आता, दिलचस्पी नहीं, प्रायोरिटी नहीं। आप सही कह रहे हैं, लैक ऑफ ओनरशिप की और एहसास की कि भाई इसको अभी करना है, नॉट बिकॉज जो ऑर्डर्स आए हुए हैं कि करना है, बट एक्चुअली करना है ताकि ये ज़्यादा देर तक साफ रहे और एक निज़ाम स्टार्ट हो, एक सिस्टम बनने की बहुत ज़रूरत है। हम तो यही कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान हमसे बात कर रहे थे। वी डोंट डाउट कि नीयत ठीक नहीं है, एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट, लेकिन हमें बस ये लगता है कि इट्स अ लिटिल टू लेट, अ लिटिल टू लिटिल। दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल कि इसमें ज़रा ज़्यादा, मतलब इसको लिटरली एज अ क्या कहूँ मैं,
इसे एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेना चाहिए कि आप एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर दें कि कराची में कभी कचरा जमा हो ही ना। कचरा तो प्रोड्यूस होगा, जाहिर है हर रोज़ कचरा प्रोड्यूस होगा। अब आप एक हफ्ते साफ़ कर लेंगे, फिर आप 6 महीने बाद दूसरे हफ्ते साफ़ करेंगे। सो यू वुड हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन जो कि सिस्टम बनाए जिससे कचरा रोज़ाना की बुनियाद पर। ऑनेस्टली हम पीपीपी की बात करते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली 10 साल से हुकूमत, मोर देन 10 आई गेस आप लोगों की ही है, तो इसको एक लेगेसी के तौर पे मतलब इस तरह क्यों नहीं सोचा जाए कि जी किसी ने शहर को साफ़ नहीं किया और एक सिस्टम नहीं बनाया, हमने बनाया। तो इवन इफ योर लेगेसी इस किस्म की हो तो क्या ही बात है कि कोई ये कर गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सालों से काम कर रही है एंड इट इज डूइंग अ गुड जॉब जब तक हम लाहौर में रहते थे उस वक्त। अच्छा जी, एक दो और चीज़ें जिस पे हमने बात करनी, वैसे तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ और जिस पे हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हम बहुत ज़्यादा बोलें भी और दुनिया भी हमें कहे कि क्यों हो गया, लेकिन जब इंडिया कुछ ऐसा करता है तो द वर्ल्ड डजंट रिएक्ट द वे इट शुड। किस चीज़ की बात हो रही है हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में इंटरनेट की बंदिश, यानी इंटरनेट को आप बंद कर दें, बिल्कुल इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर दें, उसके सबसे ज़्यादा वाक़यात भारत में होते हैं। और आलमी इदारे की रिपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदारों की हकीकत बयान कर रही है। और आपको ये भी बताएं कि भारत दुनिया का वो मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद करने के वाक़यात हुए हैं। साल 2018 का एग्जाम्पल देते हैं, पिछले साल के दौरान दुनिया भर से इंटरनेट की बंदिश की रिपोर्ट होने वाले मजबूरी 196 वाक़यात में से 67% में भारत में रुनुमा हुए। यानी सोचें, आउट ऑफ ऑल दिस नंबर 196, इनमें से 67, मोर देन हाफ ऑफ देम वो इंडिया में हुआ था। इंटरनेट तक आज़ाद रसाई के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम एक्सेस नाउ की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत 2015 से दुनिया में इंटरनेट की बंदिश में सरे फहरिस्त रहा है, जिसमें 134 वाक़यात गुज़श्ता बरस देखे गए हैं और इनमें भी 47% वाक़यात मकबूजा कश्मीर में पेश आए हैं, जबकि मजमूई तौर पर मकबूजा कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के में मुल्क की दीगर 22 रियासतों के मुकाबले इंटरनेट की बंदिश के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश का हालिया इक़दाम इस साल का 53वां वाक़या है और इससे कबल 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद मुजाहिरों के पेश नज़र वादी में मोबाइल इंटरनेट 133 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। जनाब, आधा साल ही हो गया। सीनियर तजज़ियाकार मेमल सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। शी हैज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन, ये जो इंसानी हकूक़ की पामाली होती है इस इशूज़ पे काफ़ी गहरी नज़र है, अच्छी बात भी करती है। एक दो एस्पेक्ट्स जिस पे हम बात कर लें। एक तो जब इस किस्म की कोई रिपोर्ट सामने आती है ना तो शॉकिंग स्टैट्स सामने आ जाते हैं कि जिस तरह हम बता रहे हैं कि मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स इंटरनेट अगर दुनिया में बंद किया गया है, विच ऑल्सो मीन्स कि इंफॉर्मेशन फ्लो को रोका गया, तो वो इंडिया ही कर रहा है। वाई डज इंडिया वांट? दुनिया तो किसी तरीके से पता करा लेगी, हम जो बैठे हैं, कि वहाँ क्या हो रहा है कश्मीर में या इंडिया में। इंडिया अपने इंडियंस को इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती, ऐसा क्यों है? देखिए, आपने पहले ही बात की कि उसके अंदर जो फैक्ट है कि 47% वाक़यात तो मकबूजा कश्मीर के अंदर हुए हैं। और इस वक्त जो ब्लैकआउट है वो खाली इंटरनेट ब्लैकआउट नहीं है। मैं आज सुबह BBC पे मिर्ज़ा वहीद जो एक कश्मीरी राइटर है उनका सुन रही, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि फ़ोन लाइंस भी डेड कर दी गई हैं। मतलब ये कभी नहीं हुआ था मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो ये वो भारत चाहता है, वो उन्होंने कट ऑफ कर दिया है कश्मीर को। तो मेरे ख्याल में वो ट्रीट ही इस तरह से करते हैं जैसे वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कश्मीर के अंदर तो ये इंटरनेट शटडाउन इतना नॉर्मल हो गया है कि उन लोगों को ये लगता है नॉर्मलाइज एक चीज़ कर दिया, हालांकि ये एक फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू कम्युनिकेशन। आजकल के दौर में तो वैसे ही आप इंटरनेट से ही आप इन टच रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ही उन्होंने छीन लिया है। भारत के एक अंदर बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को भी बुरा नहीं मानती भारतीय हुकूमत, और वो ये करते हैं। और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह एमनेस्टी होगी और कुछ और, उनको कश्मीर के अंदर भी अगर आपको याद हो तो उन्होंने काम करने से रोक दिया था और उसके ऊपर रिपोर्ट करने से। अभी जब BBC की भी रिपोर्ट्स आई हैं तो भारत की गवर्नमेंट की तरफ से यही आया है कि ये झूठी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन असल में तो ऐसे ही है। अच्छा, 134, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 134 वाक़यात में से 31 ऐसे वाक़यात हुए जहां भारतीय हुकूमत ने ये कहा कि हम नहीं चाहते थे कम्यूनल वायलेंस हो।
क्योंकि कुछ वाक़यात हुए भी थे फेक न्यूज़ की वजह से। व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो इस तरह की वीडियोस एक जिस तरह वीडियो पाकिस्तानी थी, हम लोग की एक NGO इधर रोशनी, उन्होंने एक चाइल्ड किडनैपिंग जो कराची के अंदर होती है, उन्होंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी। तो उसको एडिट इस तरह किया गया कि लगा और ये फैला दी गई कि ये एक गैंग है जो बच्चे उठा रहा है भारत में। तो वो वहाँ पर थोड़ी सी इसके ऊपर लोगों ने मॉब जस्टिस जिसको कहते हैं ना, कि एवं शक की बुनियाद के ऊपर लोगों को मारना शुरू कर दिया। कई लोगों की इसमें डेथ हुई। फिर एक हुआ कि गुरुद्वारे एक झूठी खबर फैला दी कि गुरुद्वारे के बाहर गार्ड ने लड़की को स्टॉल नहीं लगाने दिया। तो उसके बाद सिखों और हिंदुओं के दरमियान हो गई, फिर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान कम्युनल वायलेंस। लेकिन देखिए ये तो बहाने हैं कि 134 में से अगर मान भी लें कि 31 उन्होंने इसलिए शट डाउन किया कि जी वो नहीं चाहते थे कम्युनल वायलेंस हो या वो नहीं चाहते थे कोई पॉलिटिकल चीज़ हो, बाकी 101 दफ़ा तो उन्होंने असल में कम्युनिकेशन बंद की। और किस लिए की? क्योंकि वो खुद कुछ क्रैक डाउन करना चाह रहे थे या वो खुद करने की हम बात कर रहे हैं। और जाहिर है हमें तो पता है किसी से ढकी छुपी बात है नहीं, लेकिन दुनिया में जो आज़ादी इजहार के बड़े बड़े अलमबरदार हैं या ममालिक हैं या तंजीमें हैं, उनको ये सब कुछ नज़र आता है? अगर नज़र आता है तो वो आवाज़ उठाती हैं या नहीं उठाती हैं उस तरह से जिस तरह उठानी चाहिए? अच्छा देखिए, ह्यूमन राइट्स तंजीमें तो पूरी दुनिया में आवाज़ उठाती हैं। वो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, जिस तरह एमनेस्टी होगी, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वॉच होगी, इस तरह की जो है वो सब तंजीमें उठाती हैं। असल मसला क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं आवाज़ उठाती। वो क्यों नहीं आवाज़ उठाती? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। ज़ाहिर बात है 1 अरब की उनकी पॉपुलेशन है, फिर उनकी इकॉनमी भी ज़रा बेहतर है, एक बहुत बड़ी मार्केट भी है जिसके अंदर सऊदी अरब भी, अमरीका भी हो, यूरोपियन कंट्रीज भी हो, तो गल्फ ममालिक भी हो, सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इवन चाइना और इंडिया की भी बहुत ज़्यादा ट्रेड है। उसकी वजह से भारत को कोई कुछ कहता नहीं है कि वो एक इकोनॉमिक जायंट है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग कि ये आलमी बरादरी जो कि हमें तो छोटी सी बात के ऊपर भी बहुत बड़ी चीज़ कर देते हैं, लेकिन भारत के अंदर इतने ज़्यादा मजालिम हो रहे हैं कि इसके ऊपर आपने देखा होगा कश्मीर के ऊपर चूं तक नहीं हुई, सिवाय इक्का दुक्का ममालिक के अलावा कोई नहीं बोला। अच्छा महमिल, फाइनली ये ज़रूर बताइएगा कि अगर दुनिया ने खुद ये डिसीजन ले लिया कि वी आर नॉट कंसर्न्ड या हमें अभी नहीं देखना, तो फिर क्या किया जाए? मतलब कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज नेबर्स इन्वेस्टेड नेबर्स आई वुड से कि हम करें कि कश्मीरियों को उनकी प्लाइट जो उनके साथ इस वक्त हो रहा है उनसे बचाया जाए, जो वादा उनसे 70 साल पहले किया गया था ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वो कराया जाए। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, इफ़ द वर्ल्ड इज़ नॉट विलिंग टू रिसीव इट, तो इज देयर एनी अदर वे? क्योंकि हमें अब ये लग रहा है कि वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, तो फिर कैसे हम बात पहुंचाएंगे लोगों तक? देखिए, बात तो इंटरनेशनलाइज तो हो गया कश्मीर का इशू। जिस तरह मैंने पहले कहा कि BBC के बारे में भारतीय हुकूमत बातें कर रही है, लेकिन BBC फिर भी सच दिखा रहा है, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो दिखा रही हैं, उनके अपने TV चैनल बेशक उस तरीके से ना दिखा रहे हो। दूसरी तरफ हमने जो लेटर लिखा था अब गालिबन या उसके रिजल्ट में है, जिस पर आज कंसल्टेशन है UNSC के अंदर, वो प्राइवेट है, उनके वो एक बिहाइंड क्लोज डोर्स होगी। लेकिन ये 1971 की जंग के बाद ये पहली बार कश्मीर डिस्कस हो रहा है इस तरीके की कंसल्टेशन में भी। ये एक भारतीय सहाफ़ी नहीं बल्कि ये बात ट्वीट की थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो है, हमने उठाया है। हम देखिए, हम उठा ही सकते हैं, हम सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं ना, तो हम उस तरीके से भारत का इकोनॉमी में भी कोई मुकाबला कर सकते हैं। बाकी ये है कि एक भारत ने भी ये किया कि उन्होंने एक इजरायली मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह पैलेस्टाइन में इजराइल कर रहा है वो उसी तरीके से कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। और उन्होंने ये देख लिया है कि दुनिया को जब तक आप अपनी इस तरीके से फाइनेंशियली खुश रखोगे तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि एक मतलब परस्त दुनिया है। तो ये ममालिक भी बहुत मतलब परस्त है इस तरीके से। ये बिल्कुल महमिल, वी गेट द पिक्चर, इट इज़ अ बिट ऑफ अ डेस्परेट सिचुएशन और नेचुरली। लेकिन हमारा तो मकसद है और हमारा ये काम है कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, वी शुड बी टेलिंग द वर्ल्ड कि ये आजकल की बात नहीं है, ये पिछले कितने अरसों से, कितनी दहाइयों से यही हो रहा है कश्मीरियों के साथ। और अब तो ये करना कि एक्चुअली जिस आस पे वो बैठे हुए थे कि कभी ना कभी कोई प्लेबिसेट होगा और हम डिसाइड कर सकेंगे व्हाट वी वांट टू डू, वो लास्ट ऑप्शन जो थी वो भी उनसे छीन ली। आज जो मीटिंग होती है उसका क्या नतीजा निकलता है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, इट्स अ क्लोज डोर मीटिंग। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताना हमने ये कि भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने पुलवामा वाक़े के बाद बतौर यूनिसेफ पीस एम्बेसडर अमन की बात करने के बजाय नफरत की जुबान इस्तेमाल करके जंग के माहौल को हवा देने की कोशिश की थी। वो जो उन्होंने नारे शारे लिख के देना, उस पर काफ़ी तनकीद हुई और थी। इसी मौजू पर जब एक पाकिस्तानी खातून ने एक तकरीब के दौरान प्रियंका से इस दोगलेपन के बारे में सवाल करने की कोशिश
कोशिश की तो उन्होंने खातून से बदतमीज़ी की, बल्कि अपनी बात पर कायम रहते हुए इसे हुब्बुल वतनी करार दिया। और प्रियंका के इसी बयान और रवैये पर कई पाकिस्तानी अदाकारों ने सोशल मीडिया पर ख्यालात का इजहार भी किया है। गौहर रशीद ने ट्वीट किया कि ये हुब्बुल वतनी नहीं कि आपका वज़ीर आज़म जंग की बात करे और आप आंख बंद करके इसका साथ दे। दैट इज सो ट्रू। और अदाकारा कुबरा खान का कहना है कि कश्मीर में हज़ारों लोगों को मारा जा रहा है मगर आप खामोश हैं। हुब्बुल वतनी से ज़्यादा इंसानियत की अहमियत है। इसी तरह मंशा पाशा ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कुछ लोग दुनिया में अमन, बराबरी, ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ की बात तो करते हैं मगर अमली मैदान में इसके बिल्कुल बरअक्स काम करते हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। वही खातून, पाकिस्तानी खातून जिन्होंने ये सवाल उठाया, ये आवाज़ उठाई, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आयशा मलिक। आयशा, thank you so much for joining us this morning on Geo Pakistan. Aisha, we are very curious to know, did you always feel that, you know, one day if I get a chance to see Priyanka Chopra or anybody from the other side, from the other country, I am going to ask what they are doing, especially somebody who has an influence that Priyanka Chopra does. Did you just see the opportunity and you said, I'm going to ask her now? Yeah, so I had no intention to talk to her whatsoever. It's a beauty convention. I thought she was going to talk about her makeup, her foundation. I happened to just be walking by because one of my friends had a meet and greet. I went to go say hello, support her. I walked across the convention to go see my other friends meet and greet. So I passed by the main stage and I see her face on those big screens and she had a microphone. And as I was walking past, she said she was a humanitarian and that we should love our neighbors. And when she said that, it stopped me in my tracks, and I said, wait, what the hell did she just say? Because her tweets back in February are contradicting what she was saying. She was speaking for about an hour. I only caught the last 20 minutes. I had a talent pass. I clearly could have sat in the front row, so those people that are saying that are planned, clearly not planned, because no, you can see me in the video. Aisha, it did not look like it was planned at all. It did look like you were passionate about it, and since he was in front of you, you wanted to. Let us translate a little bit of what you said. और आयशा का यही कहना है कि उनका प्लानिंग कोई नहीं थी। ये पूछ रहे हैं कि वो तो वहाँ she happened to be there, वो गुजर रही थी। और चूंकि हम सारों को पता है कि ये प्रियंका पहले भी इस किस्म की ट्वीट्स वगैरह कर चुकी हैं, तो उनको ये मौका मिल गया। और ख़ास तौर पे प्रियंका का ये कहना कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ अच्छी तरह रखने चाहिए ताल्लुकात, तो वो चौंक गई। तो आयशा से हम यही पूछना चाहते हैं। आयशा, आपने ये सुना और उसके बाद you were surprised and you just asked for a mic and you asked her this question. What was her reaction at first? Was she expecting something like this from a girl in the audience? And when she heard what you actually said, did she take a moment to understand and to take it in, and then she replied? What was it like over there? Right, so if you watch the video that I posted, you can see I'm looking out into the crowd first before I speak, because I was looking to see, is there anybody here that looks like me? Is there any South Asians, any Desis? And the answer is no, from what I saw. And she knew she was talking to a crowd that had no idea about the conflict. So I had to bring it up because those 20 minutes that I did hear, she had her Miss World voice on. She sounded like a pageant queen, very fluffy, empty promises. And that's why when she's talking to me, that's the real Priyanka. That's her raw intelligence. She had no PR team speaking to her in her ear. So what she had to say to me was exactly how she felt. In fact, we feel that if she had taken a moment to think about what you were asking, perhaps she would have given a better or diplomatic answer. I guess even she wasn't thinking that this is going to become so big and so viral. But thank you so much for bringing this issue at the forefront and actually asking the person right there, how do you think this whole thing is going to conclude? Or has this one incident cemented the fact that most of these ambassadors actually will only talk one side of the issue, and they will only take side of their own nation or their own people? I think what's going to happen is big Bollywood stars, big Pakistani stars, they're going to stop trying to egg on the war, because the big Bollywood stars that are saying Jai Hind, they're going to be more apprehensive about it. And then the big Pakistani stars, they're not going to say things either, because they're also going to be doing the same thing that these Bollywood stars are. So I feel like this issue is going to be more like people are going to be careful of what they say online.
Alright, thank you so much Aisha for your time. और एक्चुअली का जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, बहुत सी दुनिया जो शायद न्यूज़ में उस तरह से इंटरेस्ट नहीं रखती है, आपको पता है, ये को ब्यूटी कॉन्टेस्ट टाइप कुछ चीज़ हो रही थी। बात ये है कि ये जब यूएन या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्बेसडर्स रखते हैं तो उनका भी मकसद ये होता है कि ये चूँकि इनका इतना स्टार स्टेटस है, इतना सेलिब्रिटी स्टेटस है इन सेलिब्रिटीज़ का, तो फिर हमारे अच्छे काम पे नजर आएगी। यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया, हम ये बात कर रहे थे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट टाइप, ब्यूटी कॉन्फ्रेंस टाइप कुछ चीज हो रही थी, उसमें नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का कोई इशू आएगा, और वो सारी ऑडियंस जिनको इन इश्यूज के बारे में नहीं पता था, उसको इस इंसिडेंट से इस इशू के बारे में पता लगा। एग्जैक्टली, वो तो इसी तरह बातें कर रही थी प्रियंका कि किसी को नहीं पता तो मैं कुछ भी कह दूंगी तो चलेगा, लेकिन उनको क्या पता था कि बीच में एक पाकिस्तानी बैठी हुई है। बट एनीवे, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। हम अपने भी सेलिब्रिटीज से एक्चुअली पूछना चाहते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, और इस वक्त हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? जनाब प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के एजाज़ी ओहदे से हटवाने के लिए अदाकारा अरमीना राना खान ने यूनिसेफ को खत लिखा है। अरमीना से ही बात कर लेते हैं। अरमीना, शुक्रिया। आप काफ़ी अरसे से हम देख रही हैं बड़ा प्रोएक्टिवली ये मुहिम चला रही हैं ऑन ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आपने यूनिसेफ को कहा है कि वो प्रियंका को हटा दें। अब तक क्या रिएक्शन मिला है आपको? कोई जवाब आया है यूएन की तरफ से? जी, दिस इज़ रियली सैड एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता था कि विद इन 24 to 48 आवर्स वो एक स्टेटमेंट शाया कर देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर इसके रीज़न्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और आई थिंक वन ऑफ देम इज़ के हम एज़ अ फ्रेटर्निटी यूनाइटेड नहीं है। इमेजिन कि अगर हमारे सारे स्टार्स, मिनिस्टर्स, मीडिया पर्सनालिटीज़ उठकर इस चीज़ का नोटिस लेते तो हम क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते थे। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, नो डाउट, लाइक महविश हयात, फ़िरोज़ ख़ान, हमज़ा अली अब्बासी, शान, और कुछ और सितारे भी थे। मगर मुझे लगता है कि हमारे हैवी वेट्स जो हैं, देर टू बिज़ी बीइंग न्यूट्रल ताकि उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हर्ट ना हो। मगर मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर जुल्म हो रहा है ना, तो फिर पर्सनल मुफाद को साइड पे रख देना चाहिए, बिकॉज़ दुनिया इस चीज़ को देखती है, और फिर जहाँ एका ना हो तो वहाँ किसी को कौन क्या सपोर्ट करेगा। और बिल्कुल आप अरमीना सही कह रही हैं, और अगर आप किसी के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर अगर अल्लाह ना करे आप पे वो वक्त आ जाए तो फिर आपके लिए भी कोई नहीं बोलता। ये बिल्कुल बैक एंड फोर्थ होता रहता है। अरमीना, अगर यूनिसेफ आपके ख़त पर एक्शन नहीं लेती, जो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगी? क्या सोचा है आपने? नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई एज्यूम कि अभी उनकी मैनेजमेंट इस चीज़ को देख रही होगी और फिर वो इसका जवाब एक स्टेटमेंट के तौर पर देंगे ऑन मे बी समथिंग सिमिलर टू ट्विटर। पर अगर उनको लगा कि वो लाखों लोगों की अपील को इग्नोर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर ये चीज़ और नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर हम एक सेकंड मुहिम चलाएंगे, जिन पर हम उनके डोनर्स को कांटेक्ट करेंगे और ये कहेंगे कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि जिनके एम्बेसडर्स जो हैं वो मासूम बच्चों पर जुल्म और वॉर को एंडोर्स करते हैं। क्योंकि अभी तक यूनिसेफ ने ना तो कोई स्टेटमेंट शाया किया। इवन लास्ट टाइम जब मैंने प्रियंका को क्वेश्चन किया था बैक इन फरवरी, तो इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो इस दफ़ा मैंने एक ओपन लेटर शाया कर दिया इन द होप्स कि अब इनको स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। फाइनली अगर सोशल मीडिया पे हम नाकाम रहे तो एक तो बहुत अफसोस की बात होगी, मगर हम जो हैं हमने एक प्लान भी रखा है जिसमें अभी हम ये लेटर लेकर इनके ऑफ़िस जाएंगे, हम इसको हैंड डिलीवर करेंगे और फिर उनके ऊपर ये कंपल्सरी हो जाएगा कि वो इसका जवाब दें। अरमीना, जब से आपने ये मुहिम शुरू की है, क्या आपको किसी किस्म के दबाव का सामना करना पड़ा है? जब से मैंने ये लेटर डाला है और जब से मैंने अपनी मुहिम स्टार्ट की, मुझे पिछले 2 से 3 दिनों से मुसलसल डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं और ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर, लाइक रेप, बीइंग स्टैब्ड टू डेथ। तो और कुछ जो थे वो फेक अकाउंट से आ रहे थे। तो मतलब हम लोग रिपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फेक अकाउंट्स होते हैं उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। Inshallah, I will be addressing smaller rallies here sometime in the future जब थोड़ा सिक्योरिटी का इशू इतना नहीं होगा। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आज ये कश्मीरियों के साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है।
So it is important कि we nip this evil in the bud right now, और एटलीस्ट कोशिश तो करें. तो आई फील कि ये चीज़ें हाईलाइट करना, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग. आई विल कंटिन्यू टू डू दिस. बहुत बहुत शुक्रिया अरमीना, एंड वी आर वेरी सॉरी टू हेयर. लेकिन किसी भी अच्छे काम के लिए आप बाहर निकलेंगे, बहुत सी दुनिया होगी जो आपको रोकने की कोशिश करेगी, और इस किस्म के थ्रेट्स वगैरह भी आ जाते हैं. बिल्कुल, एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बहुत लाखों, जिस तरह हमने बात की है, पाकिस्तानी जो हैं और मुसलमान जो हैं वर्ल्ड ओवर, वो आपकी बात को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं. और यूनाइटेड नेशन से भी हम एक दफ़ा दोबारा रोज़ ही हम अपील करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, अगर आप किसी को अपॉइंट करते हैं कि आपको रिप्रेजेंट करें इन द वर्ल्ड, जिस तरह की प्रियंका या बहुत से और अदाकार हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका नाम इसमें गंदा हो रहा है. और ख़ास तौर पे बात हो रही है कश्मीर की, जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं. 1948 में इंडिया आपके पास गया था, आपकी मीडिएशन मांगी थी, आपने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई बाय द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर दिस वेरी पर्पस. अब आपका नाम भी बीच में गंदा किया जा रहा है, और उसके बंदूबीन आते हैं लेकिन नई दिल्ली पे बैठे रहते हैं, उनको आगे तक जाने की इजाजत ही नहीं होती. So the world has to see. न्यूज़ फ्रॉम कराची. कराची में बारिशों के बाद नकासी आपके निजाम का पोल खुल गया है. हमें पता था, ये तो हमारी आंखों के सामने था, जो पोल का खुला हुआ है ना हमारे सामने. जो पोल क्या होल्स ही खुले हुए थे पूरे गटर के शहर के. शहर का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, कोई तो समझा दे. गुज़श्ता दिनों शहर क़ायद में मानसून बारिशों के 2 स्पेल ऐसे आए कि पूरा शहर डूब गया. शहर के बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे थे, और लिटरली अभी तक भी जो है ना, वो पानी के छप्पड़ जो है ना, वो जगह जगह बने हुए हैं, जोहड़ बने हुए हैं. कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हुआ, और बहुत से कारोबारी मराकज़ को भी शदीद नुकसान पहुंचा. DH जैसे पौष इलाकों में सड़कें क्या दरिया पेश कर रही थी, दरिया का मंजर पेश कर रही थी. कितने लोग, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, कितने लोगों के शहबाज की वीडियो है ना, ये पता नहीं, हाँ वन ऑफ दोज शहबाज ही है. वैसे एक्चुअली लोगों के गेट टूट गए, क्योंकि ये लहरें जो थी ना, ये सुनामी टाइप इफेक्ट कर रही थी, एंड पीपल एक्चुअली घरों के उनके गेट्स टूटे. नशेबी इलाकों और कच्ची बस्तियों का ऑब्वियसली वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है, जहाँ के मकीन बदतरीन अर्बन फ्लडिंग की जद में है, और बारिश में खड़ा हो जाने वाला पानी एक मसला था कि इलेक्ट्रिक की मुजरिमाना गफलत ने सोने पे सुहागा किया, वो तो आप लोगों को पता ही है. और पानी में तार गिरने और इस जैसे दीगर वाक़यात में दर्जनों जानें जो हैं वो भी ज़ाया हुई हैं. ये बात अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि तकरीबन 3 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के सबसे बड़े शहर में निकासी आब का निज़ाम मौजूद ही नहीं है. साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं. शुक्रिया फ़हीम साहब. कराची में बारिशें पड़ते ही एक चीज़ तो सामने आ जाती है कि शहर में निकासी आपका निज़ाम है ही नहीं, और अगर है तो जाहिर है वो नाकारा हो चुका है, पुराना हो चुका है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, जो कराची का जो कदीमी शहर था, जो ओरिजिनल शहर था, उसमें बाकायदा निकासी आपका और सूरज का जो है बाकायदा निज़ाम था, और वो काम करता था. उसमें कुछ हिस्से मैकेनिकल थे, और उसमें कुछ हिस्से जो है कुदरती फ़्लो के ऊपर थे. जैसे जैसे शहर बढ़ता गया और एक तबाही जो है वो कच्ची आबादियों ने, वो कच्ची आबादियों को बसाने के तरीक़ाकार ने कराची में मसाई है. हर जगह पे नदी नालों को पाट दिया गया, नदी नालों के ऊपर घर बन गए, बिल्डिंगें बन गई, मार्केट्स बन गई. जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ओरिजिनल मास्टर प्लान बहाल करो, तो लोग हंसते हैं. जब बारिश होती है, तबाही आती है, तो लोग रोते हैं. तो जब तक इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कराची की तबाही का जो ज़िम्मेदार हैं वो कराची के जो मैनेजर्स या अरबाब इक़्तिदार इस मुल्क के, उन सब की जो एक ये कोताहियाँ कह लीजिए, उसकी वजह से ये हाल है. और इसको इस तरह से, इतने बड़े शहर को इस तरह से, जिस तरह से इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, अभी भी यही तो फ़हीम साहब, यही तो हम पूछ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए, क्योंकि इतने बड़े शहर में बारिशों से निपटने का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, इसका ज़िम्मेदार कोई ना कोई तो बनता है. तो क्या कभी इसका तयन हो सकेगा कि हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल? आप नाले साफ़ करने की कोशिश करते हो, जहाँ पे उनको समंदर में निकासी होनी चाहिए, वो वैसे के वैसे चौक हैं. मली नदी के 9 कलवर्ट्स हैं, लियारी नदी के 9 कलवर्ट्स हैं जो मौरीपुर रोड के नीचे, वो आज भी पूरी तरह से चौक्ड हैं. जब पानी उसके नतीजे में पानी बैकलॉग करता है, और वो फिर इलाकों से पानी लेना बंद करता है.
कराची में जब भी बारिश होगी पानी निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। मगर जो हमने हरकतें की हैं, जिस तरह से कराची शहर को हमने कि नदी नालों को और सीवेज सिस्टम जो है बरसाती पानी के लिए नहीं होता। आपने सीवेज नदी नालों में, बरसाती नालों में डाल दिया और जब पानी रुकता है तो उस सीवेज की सिस्टम के अंदर आप पानी को डाल देते हो। एक तो सीवेज सिस्टम है नहीं, आप जब बरसात का पानी उसमें डालते हो वो भी चोक हो जाता है, बैकलॉग करता है, फिर सीवेज सारा का सारा और फिर बदबू और ये तबाही होती है। ये अगेन गवर्नेंस का मसला है, ये हुकूमत का, शहरी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उनकी ना समझी के नतीजे। फहीम साहब, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि सफाई के साथ साथ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। ये काम वैसे इतना बड़ा है, आपको मशवरा देंगे कि कहाँ से शुरू किया जाए ये काम? कराची को फिक्स कर सकते हो, आप ठीक कर सकते हो। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक आपको फाइनेंस करने को तैयार है। मगर मसला ये है कि जो इस्लामाबाद में हुक्मरान बैठे हैं, जो तुगलक हाउस में हुक्मरान बैठे हैं या KMC की बिल्डिंग और उसमें बैठे, ना उनको समझ है, ना उनको कराची के साथ कोई हमदर्दी है। वो सिर्फ कराची का नाम इस्तेमाल करते हैं, कराची को फिक्स कैसे किया जाए ये बातें करते हैं। ना आपके एंकर्स को इन चीज़ों की समझ है, ना उसमें। ये टेक्निकल मसले हैं, इसमें रिसोर्सेज, वसाइल की ज़रूरत है। और अगर आप कराची को फिक्स करोगे तो उसका पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ेगा। कराची का जो पिछले साल GDP में जो कंट्रीब्यूशन था 305 अरब में से कराची ने 114 अरब डॉलर कंट्रीब्यूट किए, लाहौर ने सिर्फ 40 अरब और फैसलाबाद ने सिर्फ 18 अरब किए। अगर आप लाहौर को या फैसलाबाद को बेहतर बनाओगे, अगर वो 10-20% अगर बेहतरी करेंगे, उसके मुकाबले में कराची के अंदर जो 10% अगर आप फिक्स हो गए और पाकिस्तान की GDP पे बहुत बड़ा। बहुत शुक्रिया फ़हीम ज़मान साहब। ज़ाहिर है वहाँ पॉलिटिकल विल नज़र आती थी एज इन शहरों को बेहतर करने के हवाले से, लेकिन यहाँ तो आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल है। कोई ओनरशिप ही नहीं है, मतलब कोई लेना ही नहीं चाहता कि जी हम क्यों कराएं, कोई और करा लेगा। ये जो एटीट्यूड है ना, दैट रियली नीड्स टू गो, वरना फिर शहर तो आपको पता ही है। मसला ये है कि आप कह रही हैं कि हम क्यों कराएं, कोई और करा लेगा। ये एटीट्यूड नहीं है, ये कि हम भी नहीं कराएंगे और कोई और भी नहीं कराएंगे। बेसिकली नॉट टू केयर ना, हमारा तो हमारे तरफ है, हम नहीं करा रहे, बाकी कोई और जाने। छुट्टी मनाने के लिए कहीं चले जाएंगे ना इधर उधर, जब हमारा जी घबराएगा इस गंद से और उसके बाद आई एम सॉरी टू से बट वी हैव टू से इट हियर, डिफेंसिव हो जाते हैं कि जी कराची का ये तो कराची का वो किया क्या है आपने कराची के लिए। अच्छा एनीवे, अच्छा जी आगे बढ़ेंगे। और सोशल मीडिया के जरिए आजकल कई नामुमकिन नजर आने वाले काम भी मुमकिन हो रहे हैं, जैसे कि किसी ऐसे शख्स को ढूंढना जिससे आप बरसों पहले मिले हों। तो इस मरतबा क्या हुआ है? अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि ये एक इराकी हैं और इराक से ताल्लुक़ रखने वाले 29 ईयर ओल्ड, इनका नाम है मेवन बबाकर, और इन्होंने आज से 24 साल पहले नीदरलैंड के एक रेफ्यूजी कैंप में क़याम के दौरान साइकिल गिफ्ट करने वाले एक रजाकार को ढूंढ निकाला। 5 साल के थे ये उस वक्त, गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर थी सॉरी, और फर्स्ट गल्फ वॉर चल रही थी, 5 साल की ये थी और पूरी फैमिली जो थी वो नीदरलैंड्स मूव हो गई। कुछ अर्सा के लिए इनको रेफ्यूजी कैंप पे रहना पड़ा और वहाँ एक रेफ्यूजी कैंप वर्कर ने इनको साइकिल गिफ्ट की, जो कि इनको इतनी टच की ये बात, इनको ये बात याद रह गई। लेकिन उसके बाद लाइफ वेंट ऑन और अब जाके आफ्टर सो मेनी ईयर्स उन्होंने इनको ढूंढ निकाला है। वो देखिए ऊपर जो देख रहे हैं आप, वो बचपन की उनकी तस्वीर है मेवन की, और साथ वो एग्बर्ट इनका नाम है जिन्होंने इनको साइकिल दी थी, और नीचे उनकी प्रेजेंट तस्वीर है। हाउ वंडरफुल इज दैट। इसी तरह आप मुझे बता रही थी ना, आपने भी कुछ 2 दिन पहले अपनी बहुत से यूनिवर्सिटी क्या स्कूल फेलोज जो होते हैं ना, उन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई नो, और फेसबुक पे तो कभी कभार आपको वैसे इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीबॉडी तो आपको लोग मिल जाते हैं, बिकॉज वो यू मे नो, आपको सजेशन आ जाती है और उसमें कुछ लोगों को आप एक्चुअली ढूंढ भी नहीं रहे होते, आपको मिल जाते हैं और फिर आप उनको स्टॉक करते हैं और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट नहीं भेजते। इट्स नॉट एज इफ कि आपकी दोबारा दोस्ती होगी, बट एटलीस्ट आप स्टॉक कर सकते हैं। हाँ, आपको पता लग जाता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ के आपने आपको ये बताना है कि HEC ने सरकारी और निजी जामियात और इनसे मुंसलिक कॉलेजेस को आइंदा तालीमी साल से 2 साला ग्रेजुएट प्रोग्राम ख़त्म करने और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिया है। वंडर के अभी भी कहीं हो रहे थे, इस पर अब तक अमल क्यों नहीं हो सका था? ये तालीमी मयार के लिए कितना सूदमंद हो सकता है, ये अहम सवाल है, और ये सवाल हम कर रहे हैं आब्दी साहब से। ओवर टू यू आब्दी साहब।
उसको अडॉप्ट करने में खासा टाइम दरकार था, क्योंकि ये मुद्दतों से ये 2 इयर्स डिग्री जो थी वो राइज थी, तो इस ट्रांजिशन में टाइम तो लगना था। तो मेरा ख्याल टाइम लग रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्टेप अच्छा है कि अब एक एसोसिएट डिग्री के नाम से ये जानी जाएगी, और अगर किसी बच्चे ने जो नहीं आगे पढ़ सकता वो इसके बाद कोई काम धंधा करे या कोई नौकरी कर सके तो उसका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। लेकिन अगर कोई आगे पढ़ना चाहता है और उसके बाद उसे ख्याल आता है ये एसोसिएट डिग्री करने के बाद कि मैं आगे पढ़ सकता हूँ या तालीम जारी रखना चाहता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 5वें सेमेस्टर से अपनी तालीम को जारी रखते हुए अपनी ऑनर्स डिग्री को मुकम्मल कर लेगा, और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी होंगे। चलें, ये तो बेहतर हो जाएगा फिर। ऑलराइट आब्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड समबडी हैज बीन राइटिंग टू अस कि आपने आब्दी साहब से हमारा सवाल नहीं पूछा, मुझे उन लेडी का नाम पूछिए। आब्दी साहब के लिए इतने सवाल आते हैं कि आपका भी नंबर आ जाएगा और आपका सवाल जो है हमने उन तक पहुंचा दिया। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक को धमकियों का मामला इंतहाई संजीदा हो गया है। ANP के किसी भी लीडर से मुताल्लिक ऐसी खबरें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में ANP के सेक्रेटरी जनरल सरदार हुसैन बाबक ने बताया कि उन्हें ईद के दूसरे दिन एक धमकी आमिज़ ख़त मौसूल हुआ। बुनेर के इलाके से एक से ज़ायद बार मुंतखब होने वाले हुसैन बाबक का कहना है कि इलाके में एक बार फिर जंगजू अपना असर व रसूख जमा रहे हैं, और लोगों को भत्ते के लिए कॉल्स और पर्चियां भी मौसूल हो रही हैं। साथ साथ किसी भी सियासी रहनुमा को इस तरह धमकी मिलना एक संगीन बात है, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी चूँकि बराह रास्त दहशत गर्दों के हमलों की जद में रही है और अपने कई रहनुमा और कारकुन गंवा चुकी है, इसलिए हुसैन बाबक को मिलने वाली धमकियों का फौरी नोटिस लिया जाना चाहिए। ANP रहनुमा सरदार हुसैन बाबक हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और उन्हीं से पूछ भी लेते हैं। सरदार साहब, पहले तो ये बताएं कि किस तरह की धमकियां मिली हैं आपको, क्या मुतालबा है इनका? देखिए, ये मुझे तो ईद की दूसरी दिन ख़त मिला, पश्तो में लिखा हुआ था। बुनेर तहरीक तालिबान बुनेर की कमांडर की तरफ से नाम उसने नीचे अपना लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि हम बुनेर पहुँच गए हैं अपने साथियों समेत, हमारे पास खुदकश है, टारगेट किलर्स है, और जो सारे किस्से वो अपने लेटर्स में बताते हैं। साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि अल्लाह के रास्ते में हम निकले हैं और सब ने इसमें माली मदद करनी है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहना था कि आपने फ़ौज के साथ कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई इमदाद नहीं करनी है, और आप उनके साथी हो, हुकूमत के साथी हो, इसी तरह की उनके अल्फाज थे। और साथ फिर उन्होंने धमकी भी दी कि ख़त में कि ये आखिरी वार्निंग है, आखिरी दफ़ा है, हम आपको बता रहे हैं कि आपने बाज़ आना है। यानी जो वो जो वीडियोज़ में और खतूत में लिखते हैं कि ये जो कुफर का निज़ाम है इनका आप साथ दे रहे हैं, और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि अगर आप बाज नहीं आए तो हमारे पास खुदकश भी हैं, हमारे टारगेट किलर्स भी हैं, और ये भी हैं और वो। दिस इंडीड इज़ अलार्मिंग। ये बताइएगा सर कि बुनेर में काफ़ी अरसे से ज़ाहिर अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी बड़ी बेहतरी नज़र आ रही थी, अचानक क्या हुआ ऐसा? आपको क्या लगता है, आपका ताल्लुक़ किसी इलाके से? व्हाट हैपेंड रिसेंटली? देखिए, जब से ये दहशतगर्दी की लड़ी चली है तो वक्तन फ़वक्तन बुनेर में ये लोग आते रहे हैं। इस दफ़ा जब ये लोग आए हैं तो 2 महीने हो गए हैं कि ये मुख्तलिफ़ गाँवों में असर के बाद, इशा से पहले मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ गाँव में जाते हैं और ज़बरदस्ती लोगों से बता भी लेते हैं। और मुसद्दिका इतलाआत हैं कि चूँकि आप लोगों को इल्म है कि कोई जब पैसे दे देता है तो वो किसी दूसरे को बताता नहीं है, लेकिन मुसद्दिका इतलाआत है कि उन्होंने बुनेर में बहुत सारे लोगों से ये भत्ता जो है ये वसूल किया है, और 2 महीने हो गए हैं। हैरान हम इसी बात पे हैं कि ये फिर शाम को आते किधर से हैं और इशा या इशा से पहले ये वापस जाते कहाँ पे है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बार बार हम सिक्योरिटी फोर्सेस से हमारे राब्ते होते हैं, उनसे हमने राब्ता किया है। उन्हीं इलाकों के तमाम लोग जो हैं वो राब्ते करते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई
अमली कदम जो है उठाया गया। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। आई होप के सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस बात को नोटिस लें और आपको भी फिलफौर सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि ये संगीन नौयत की धमकियां होती हैं। एनपी के रहनुमाओं को इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा टारगेट किया जा चुका है। किसी से ढकी छुपी बात तो है। सूबाई हुकूमत ने ऑलरेडी इनकी जो सिक्योरिटी है उसको ज़रा इंक्रीज कर दिया हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर भी वैसे वैसे ही आपको कुछ बेहतर फीचर्स नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया आप इंस्टाग्राम पर आप अपनी फेसबुक की पुरानी तस्वीर शेयर कर सकते हैं। ये कैसे होगा? मैं सोच रही हूँ। इंटरनेट सार्फिन को ये फीचर फौरी तौर पर नजर नहीं आएगा, तो हम इसके लिए इंस्टाग्राम सेटिंग में कुछ तरतीब दरकार है। याद रहे कि इंस्टाग्राम को 2012 में और व्हाट्सएप को 2014 में फेसबुक ने खरीद लिया था। दैट्स व्हाई ये सारी ऐप्स जो हैं वो अब अलाइंड होती हैं और इंस्टाग्राम के बाद व्हाट्सएप के मैसेजिंग सर्विस में भी ये फीचर जो है वो जल्द शामिल कर दिया जाएगा। क्या मतलब कि एज इन यू ट्राइंग टू शेयर योर पिक्चर ऑन फेसबुक? पहले तो ये होता है ना कि आप इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं और फिर वो फेसबुक पे शेयर होती है। तो अब ये होगा गालिबन कि आप फेसबुक पे शेयर करेंगे पिक्चर और ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे शेयर। पुरानी तस्वीर का क्यों जिक्र किया हमने? बहुत पुरानी, जैसे कोई मेमोरी में आई हो। मे बी, आई डोंट नो। यस, जब आप शेयर करेंगे, रीशेयर करेंगे ऑन फेसबुक, तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकेंगे। Well, we have the whole weekend to find out कि एक्चुअली ये होता किस तरह है। अगर आपको पता है तो प्लीज राइट इन टू अस। अच्छा जी, ये 2-4 चीजें थी और इसके अलावा आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हल्की मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं कराची में, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर तो हल्की बारिश हुई ना तो आप जो है एंजॉय कर लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कल हमने डॉक्टर से बात की थी गोश्त के हवाले से। अभी भी बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है कुर्बानी के गोश्त वगैरह खाने पे, प्लीज़ कम खाएं। बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। लेट इट बी, साफ करें, उससे जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं इतने अच्छे से बता रहे हैं, अच्छी तरह पका के और चबा के आपने खाना है। सो और शहर को ज़रूर साफ करें। मेरा तो ख्याल है कि ये हमारी एंडिंग लाइन हो जानी चाहिए ये शो की कि प्लीज गन ना बजाएं, एटलीस्ट अपना गन तो साफ रखें ना। प्लीज कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। हम आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे ऑन मंडे। इंशाल्लाह। सी यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड।